Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. Today's topic is histology, is टिश्यू प्रोसेसिंग, सैंपल कलेक्शन. हम एक एक चीज़ देखेंगे. सैंपल कैसे कलेक्ट होता है, कैसे इसको फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद उसकी लेबलिंग, उसकी एम्बेडिंग, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, एवरी पॉइंट आई विल क्लियर टुडे. मैं आज आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा एक सिंगल टॉपिक में. अगर आप राइटिंग में जो शब्द हैं छोटे दिख रहे हैं फॉन्ट साइज, तो मैं उसको इसलिए जोर जोर से बोलता हूँ ताकि आप जो मेरे शब्द समझ पाएँ कि मैं क्या लिखा हुआ हूँ. अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा लिखूंगा तो पूरे बोर्ड में आपको एक टॉपिक को नहीं कवर कर पाऊंगा. तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं. सबसे पहले हिस्टोपैथोलॉजी में जब हमारे पास सैंपल आता है, नंबर 1 पॉइंट, सैंपल कैसे आता है. सैंपल आता है सर्जरी के थ्रू, या किसी कोई बायोप्सी हुई है या ऑटोप्सी हुई है. सर्जरी में या पेशेंट की कोई सर्जरी चल रही है, उस समय डॉक्टर्स को कोई एबनॉर्मलिटीज़ दिखती है टिश्यू के अंदर या उसके किसी ऑर्गन में जहाँ की सर्जरी हो रही है, तो वो सेक्शन कट के आ जाता है टिश्यू का. वो सर्जरी के थ्रू आया. बायोप्सी कैसे आती है. बायोप्सी और सर्जरी एक लिविंग पर्सन से आती है, वो होती है, उसको कहते हैं बायोप्सी. ठीक है. बायोप्सी में अगर डिटेक्शन हुआ, डॉक्टर के पास गया, मेरे को कहीं जैसे कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर में इधर गांठें बन जाती है, हाथ पैर में इधर अंडर आर्म्स में कहीं गांठें बन जाती हैं. पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास कि उसको डॉक्टर एग्जामिन करता है, फिर वहाँ की बायोप्सी होती है. सबसे पहले वहाँ की गांठ की ट्यूमर की, है ना. बायोप्सी होने के बाद वो बायोप्सी हमारे पास आती है चेक करने के लिए क्या, कि टिश्यू में मैलिग्नेंसी है कि नहीं, वो कैंसरस है तो नहीं. हिस्टोलॉजी में क्या चेक होता है कि टिश्यू कैंसरस है कि नहीं. कैंसर की जांच करने के लिए ही मेन हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी टेक्निक्स यूज होती है. ऑटोप्सी में डेड पर्सन यानी मरने के बाद किसी व्यक्ति में से अगर कोई पार्ट निकाला गया है टिश्यू का, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी. अब ये आया, आपके पास आया, तो आपको क्राइटेरिया रिसीव करने का, कैसे इसको रिसीव करोगे. सबसे पहले जो टिश्यू का जो सैंपल आया है वो वेल लेबल्ड रहना चाहिए. पेशेंट की जो आइडेंटिफिकेशन का जो कोड है, रजिस्ट्रेशन, उसका नाम, उसकी एज और जितना भी उसके डिटेल्स है सब रहना चाहिए, तभी आप टिश्यू रिसीव करिए. और कहाँ में आना चाहिए, शुड बी कम इन अ मीडियम ऑफ सलाइन और फॉर्मलिन या सलाइन मीडियम में आपके पास रिसीव होना चाहिए. वो डायरेक्ट जो टिश्यू है बिना किसी चीज़ के एक कंटेनर में नहीं लेकर आते हैं, उसको सलाइन मीडियम में या फॉर्मलिन कितना 10% फॉर्मलिन में लेकर आते हैं. उसके बाद क्या होता है, उसकी ग्रॉसिंग. फॉर्मलिन में लेकर आया टिश्यू को. अब क्या होता है, पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है उसकी ग्रॉसिंग करता है. पैथोलॉजिस्ट या सीनियर टेक्नीशियन जो रहता है, जो ये करते आ रहा है कि इसको मतलब इतना काबिलियत हो कि वो टिश्यू में जो एबनॉर्मलिटीज़ है, एबनॉर्मल वाला टिश्यू निकाल पाए, सेपरेट कर पाए. अब होती है ग्रॉसिंग में क्या होता है, वो नाइफ के द्वारा टिश्यू में से जो एबनॉर्मल पार्ट रहता है, जिसका डिटेक्शन होना चाहिए, इसको लगता है इसमें मैलिग्नेंसी हो सकती है, वो टिश्यू का पार्ट को अलग कर लेता है ग्रॉसिंग के द्वारा, है ना. सेक्शनिंग एंड कटिंग ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टिश्यू. जो टिश्यू आया है उसका पर्टिकुलर जो पार्ट होता है, उसका सेक्शनिंग को निकालते हैं काट के आगे की प्रोसेस के लिए. इतना हुआ हमारा सैंपल कलेक्शन किस तरीके से होता है और ग्रॉसिंग कैसी होती है, ये सब हमने देख ली. ग्रॉसिंग के बाद जाता है वो फिक्सेशन के लिए. फिक्सेशन कैसे करते हैं, उसमें टिश्यू को रखते हैं. 8 से 10 घंटे की प्रोसेस रहती है, 8 to 10 आवर्स की प्रोसेस रहती है. ये काय के लिए करते हैं हम फिक्सेशन, टू प्रिजर्व टिश्यू इन देयर नेचुरल स्टेट. टिश्यू की जो नेचुरल स्टेट है, यानी उसके जो भी उसके सेल्स के कंपोनेंट्स है, वो उसी अवस्था में बने रहे, उसी स्थिति में बने रहे, इसलिए इसका प्रिजर्वेशन करते हैं कि वो आगे चल के डिकम्पोज ना होने लग जाए, टिश्यू खराब ना होने लग जाए. तो उस प्रोसेस को, खराब होने की प्रोसेस को रोकते हैं और रोकने के लिए फिक्सेशन करते हैं. ठीक है, ताकि टिश्यू की जो नॉर्मल स्थिति है वो खराब ना हो, डिकम्पोज ना हो. अब फिक्सेशन के क्लासिफिकेशन देखिए. फिक्सेटिव्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल. फिजिकल में हीटिंग और फ्रीजिंग करते हैं, हीट करके या फ्रीज करके डायरेक्ट उसको फिक्स करते हैं. पर अभी ये टेक्निक यूज नहीं होती है, फ्रीजिंग और हीटिंग. अभी होती है केमिकल वाली. केमिकल में होते हैं 2 टाइप, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड. कंपाउंड में होता है जेंकर्स फ्लूइड और बोइन्स फ्लूइड. कंपाउंड में क्या होता है, जेंकर्स फ्लूइड और बोइन्स फ्लूइड को क्या करते हैं, जैसे कि टिश्यू आपका, एक तो स्केलेटल का जो टिश्यू आ गया, मस्कुलर टिश्यू वगैरह आ गया आपके पास, तो ये सब में स्टेनिंग होगी उसकी, है ना. सिंपल में जो आता है फिक्सेटिव, उसमें उसकी स्टेनिंग होगी. पर कंपाउंड में क्या होता है, जो बोइन्स फ्लूइड वगैरह होता है, जैसे कि ऐसे सैंपल्स जो लिपोफिलिक हो, यानी जो इसमें फैट हो, जैसे कि ब्रेन की बायोप्सी हो गई और कोई फैट की बायोप्सी हो गई. फैट आया या ब्रेन में का कोई सैंपल आया, ब्रेन टिश्यू का,
ऐसे जो फैटी जो सब्सटेंस रहते हैं टिश्यू के, ऐसे उनको फिक्स करने के लिए बोइन्स फ्लूइड का यूज़ करते हैं। जैसे बोन मैरो की बायोप्सी आई, इस तरीके के जो टिश्यू को अगर फिक्स करना है तो बोइन्स फ्लूइड का यूज़ करते हैं, ये वाले फिक्सेटिव का। पर अदर जैसे मस्कुलर टिश्यू हो गए जो स्ट्रॉन्ग होकर और हार्ड रहते हैं, ऐसे टिश्यू को फिक्स करने के लिए सिंपल फिक्सेटिव्स का यूज़ करते हैं। जिसके एग्जांपल्स है फॉर्मेलिन कितना 10%, मर्क्यूरी क्लोराइड, पिक्रिक एसिड, ग्लूटाल्डिहाइड, एसीटोन, एथाइल अल्कोहल, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ग्लूटाल्डिहाइड। इस तरीके के जो फिक्सेटिव्स हैं वो यूज होते हैं के लिए, सिंपल फिक्सेटिव्स के लिए, जो मस्कुलर टिश्यू जो हार्ड टिश्यू होते हैं उनके लिए। उसके बाद क्या होता है, टिश्यू को फिक्स किया, फिक्स करने के बाद कैसेड में डालने के पहले, कैसेड एक कैसे बताऊं आपको, एक डिब्बी रहती है छोटी सी जिसके अंदर टिश्यू को रखते हैं आगे की टिश्यू प्रोसेस के लिए। उसमें उसको टिश्यू को रखने के पहले पेशेंट की पूरी आइडेंटिटी के साथ पूरा लेबल्ड रहता है वो, कि कौन सा टिश्यू का पार्ट है, कौन सी जगह की बायोप्सी से आया है वो, और किस पेशेंट का है, वो सब लेबलिंग कैसेट के अंदर ही डाल देते हैं एक पेपर में लिख के। और उसके अंदर उसका टिश्यू रहता है कि टिश्यू विद पेशेंट्स आईडी, पेशेंट आईडी के साथ टिश्यू को रख देते हैं कैसेट में। और वो क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स होने के बाद अब जाता है नेक्स्ट प्रोसेस आई, 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, 4 से 6 घंटे की प्रोसेस है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर। सबसे पहले हमने उसको फिक्स किए, फॉर्मेलिन में फिक्स किए, फिक्स करने के बाद उसको लेबल किए, लेबल करने के बाद डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट में क्या होता है, वो रिमूवल ऑफ वाटर, अल्कोहल के द्वारा जो वाटर है टिश्यू के अंदर उसको रिमूव करते हैं फिक्स करने के लिए। तो सबसे पहले वाटर को कैसे रिमूव करेंगे, जब अल्कोहल डालेंगे तो अपने आप उसके अंदर से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो क्या प्रोसेस है उसकी, सबसे पहले 50% अल्कोहल में डालते हैं, बढ़ती हुई ग्रेजुएटेड में डालते हैं, यानी 50, 60, 70, 90 फिर 100। एकदम से एब्सोल्यूट अल्कोहल में फिक्स कभी नहीं करते हैं। अगर एब्सोल्यूट अल्कोहल में फिक्स करेंगे तो टिश्यू क्या हो जाएगा, एकदम से श्रिंकेज हो जाएगा। श्रिंकेज ऑफ टिश्यू होगा और जो उसके जो कंपोनेंट्स है, जिसका स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। तो हमको टिश्यू का जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट को, मॉर्फोलॉजी को टिश्यू की खराब नहीं करना है। तो सबसे पहले हम उसको बढ़ते हुए उसमें डालेंगे, टाइप्स में डालेंगे, 50 में डालेंगे, फिर 70, फिर 90, फिर 100, इस तरीके से ग्रेजुएटेडली हम डालेंगे। तो सबसे पहले 50 में डालेंगे, एक घंटे के लिए डालेंगे, 50 में डालें, 70 में डालें, फिर 90 में डालें, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल 1 और एब्सोल्यूट अल्कोहल 2 एक घंटे के लिए डालते हैं। ऐसे के लिए पहले 50% टिश्यू में से पानी निकल गया, फिर 50 के बाद उसमें से थोड़ा और निकल गया, 70% अल्कोहल से निकला, फिर पानी इसमें निकलते फिर अल्कोहल में जाएगा। और लास्ट जो 5th है एब्सोल्यूट अल्कोहल पार्ट 2 में 1 घंटे के लिए रखते हैं, तो पूरा वाटर रिमूव हो जाता है टिश्यू के अंदर से। ये हो गया डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बाद आता है क्लियरिंग। क्लियरिंग कैसे करते हैं, 1 से 2 घंटे की प्रोसेस है क्लियरिंग करने की। क्लियरिंग करते हैं ज़ाइलिन के द्वारा। हमने डिहाइड्रेट किया, डिहाइड्रेट में हमने वाटर का रिमूवल किया, तो उसके अंदर आ गया अल्कोहल। अब अल्कोहल का रिमूवल करना है हमको टिश्यू के अंदर से आगे की प्रोसेस के लिए। तो अल्कोहल को क्या रिमूव करता है, ज़ाइलिन। ज़ाइलिन एक क्लियरिंग एजेंट है जो सारी चीज़ को क्लियर करता है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का रिमूवल होगा ज़ाइलिन के द्वारा। ज़ाइलिन 1 और ज़ाइलिन 2, ज़ाइलिन 1 में 1 घंटे के लिए रखेंगे और ज़ाइलिन 2 में भी 1 घंटे के लिए रखेंगे। तो इससे क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, अल्कोहल का रिमूवल हो जाएगा टिश्यू के अंदर से। अब ये हो गया क्लियर का। क्लियर के बाद करेंगे एम्बेडिंग। एम्बेडिंग कैसे करते हैं, ये भी 2 से 4 घंटे की प्रोसेस है। पैराफिन वैक्स से करते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 56 डिग्री सेल्सियस। 56 डिग्री सेल्सियस का इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये पैराफिन वैक्स में रहेगा कुछ समय के लिए। उसके बाद आएगा ब्लॉक मेकिंग। ब्लॉक मेकिंग के लिए क्या करेंगे, ब्लॉक मेकिंग के लिए क्या यूज होता है, एल मोल्ड यूज होते हैं। एल मोल्ड यानी वो एल शेप के दिखते हैं, जैसे कि ये मोल्ड है, तो ये रहा मोल्ड और ये एल शेप का दिखता है ना। ये एक मोल्ड हुआ। तो एल मोल्ड को कैसे रखते हैं, एल मोल्ड क्या होता है, एल का जो फुल फॉर्म है ल्यूकार्ड्स मोल्ड बोलते हैं। एल यानी ल्यूकार्ड्स और एम फॉर मोल्ड इसका फुल फॉर्म है। काय से बनाता होता है, मेड अप ऑफ ब्रास यानी पीतल का बना होता है एल मोल्ड, और लकड़ी के भी यूज होते हैं कहीं कहीं, और पर ज्यादातर ब्रास के यूज होते हैं। कीप टिश्यू सेक्शन विद पेशेंट आईडी, पीटी यानी पेशेंट और आईडी यानी उसका आइडेंटिफिकेशन। कीप टिश्यू बिटवीन एल मोल्ड एंड पोर वैक्स। अब जैसे कि टिश्यू आपका ज्यादा सारा प्रोसेस हो गया, फिक्स हो गया टिश्यू, डिहाइड्रेशन हो गया, क्लियरिंग हो गया, एम्बेडिंग हो गया। अब हम उसका करेंगे ब्लॉक मेकिंग।
ब्लॉक मेकिंग के लिए क्या करते हैं, एल मोल्ड हुआ, एल मोल्ड में यहाँ लगा देंगे लेबल, चिपका देंगे वैक्स से ही लेकर, जो वैक्स रहता है ना पैराफिन वैक्स में ही डुबो के उसको मोल्ड में से चिपका दो तो चिपक जाता है। उसमें क्या आता है, पेपर में लिखी आ जाती है पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन, जो पेशेंट के जो किस पेशेंट का टिश्यू है ये, ठीक है। फिर क्या होता है, एल मोल्ड लो, 2 एल मोल्ड लेते हैं, एक ऐसा रखते हैं और एक ऐसा रखते हैं, और एक इस तरीके से रखते हैं, है ना। एल मोल्ड, एक एल मोल्ड ऐसा रहा और एक ऐसा रहा, इस तरीके से एल मोल्ड को रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से एल मोल्ड को रखा लेबलिंग के साथ, और बीच में रखा टिश्यू। टिश्यू को फिर क्या किया, प्रेस। टिश्यू रखने के बाद उसको अच्छे से प्रेस करो ताकि वो बॉटम में चिपक जाए, रह जाए बॉटम में, ठीक है। अब डालोगे आप, क्या डालोगे, पैराफिन वैक्स डालोगे जो मेल्टेड है पहले से। पैराफिन वैक्स डाला, पोर किया और पूरा ऊपर तक भर दिया उसको एल मोल्ड की हाइट तक। उसके बाद क्या होगा, आप उसको कुछ देर रुक जाइए जब तक कि वैक्स पूरा ना सूख जाए, और जब वैक्स सूख जाता है, पूरा अच्छे से ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, मोल्ड को अलग करिए और जो ब्लॉक आपका तैयार हो जाएगा वैक्स का, बीच में टिश्यू रहेगा और आजू बाजू उसकी लेबलिंग रहेगी। ये हो गया एम्बेडिंग और क्या हुआ, ब्लॉक मेकिंग प्रोसेस हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, एम्बेडिंग होने के बाद जैसी ब्लॉक बन गया उसको फ्रीजर में रख दीजिए ब्लॉक को, ताकि वो पिघले ना, उसकी लेबलिंग ना निकले, और जो फ्रोजन जो सेक्शन है ब्लॉक का वैक्स के साथ, पैराफिन वैक्स के साथ टिश्यू का, वो और ज़्यादा हार्ड हो जाए ब्लॉक जो है ना वैक्स का, तो उसको फ्रीजर में रख देते हैं। उसके बाद आती है प्रोसेस माइक्रोटोमी की। माइक्रोटोमी में क्या होता है, टाइप्स देख लीजिए पहले इसके, रोटेटरी माइक्रोटोम, रॉकिंग माइक्रोटोम, स्लाइडिंग माइक्रोटोम, फ्रीजिंग माइक्रोटोम, स्लेज माइक्रोटोम, अल्ट्रा माइक्रोटोम और क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। ये माइक्रोटोम्स के टाइप्स हैं। माइक्रोटोम क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो टिश्यू को कट करने में मदद करता है ना। एक माइक्रोटोम होता है जिसमें टिश्यू रहता है और नाइफ रहती है। नाइफ जो रहेगी 18 to 30 एंगल में नाइफ रहती है, और एक में होता है कि नाइफ हिलती है और टिश्यू कटते जाता है। और एक माइक्रोटोम होता है जिसमें नाइफ स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है, और टिश्यू ऐसा चलता जाता है और नाइफ के द्वारा कटते जाता है। और जैसे ही टिश्यू कटता है तो एक रिबिन में कटता है, रिबिन के जैसे फॉर्म में, जैसे रिबिन रहती है ना, सिर में रिबिन बांधते हैं, उस रिबिन शेप में वो निकल के आता है। जिस रिबिन शेप में निकल के आया, निकल के आने के बाद टिश्यू को डायरेक्ट उस रिबिन को रख देते हैं बाथ टब में। सबसे पहले क्या करोगे, आपने टिश्यू लिया, जो ब्लॉक लिया, माइक्रोटोम में रखा। माइक्रोटोमी के लिए क्या करते हैं, रूटीन टिश्यू इज कट एट 3 to 4 μm, है ना। माइक्रोम में क्या, 3 से 4 माइक्रोम की यूनिट में इसको काटते हैं। इतना साइज रहता है टिश्यू का, नॉर्मल टिश्यू कटिंग का। टिश्यू को कट किया आपने, कट करने के बाद उसको क्या करोगे, पहले सबसे पहले ट्रिम करोगे। जो वैक्स है, एक्स्ट्रा वैक्स जो रहता है ब्लॉक के ऊपर, जब तक कि आप टिश्यू तक ना पहुंच जाओ, क्योंकि ब्लॉक तो बड़ा रहता है, जैसे बर्फ का क्यूब रहता है ना, फ्रिज में बर्फ जमाते हैं तो क्यूब रहता है, उस तरीके से टिश्यू जो ब्लॉक रहता है बर्फ वैक्स का, वो भी रहता है, और बीच में टिश्यू रहता है। तो सबसे पहले ट्रिम करो, माइक्रोटोम से ट्रिम करो, यानी छाट दिया, पूरी वैक्स छाट दी। और जैसे टिश्यू आ गया पास में, फिर उसको आप काटते जाओ तो रिबन शेप में कट के आता है। और जो टुकड़े हैं, जो आपको जो सेक्शन चाहिए स्लाइड के में बनाने के लिए, उस सेक्शन को आप बाथ टब में रख दो। बाथ टब में रख दिया, बाथ टब में इसलिए रखते हैं ताकि जो स्लाइड में जब टिश्यू को उठाते हैं सेक्शन को, तो आसानी जाए, है ना, और वो कहीं चिपके ना वैक्स। तो क्या करें, स्लाइड लिया, स्लाइड को क्लीन किया, स्लाइड में एग एल्ब्यूमिन लगाते हैं। एग एल्ब्यूमिन क्यों लगाते हैं, ताकि जो टिश्यू है उसमें स्टिक हो जाए, चिपक जाए, ठीक है। एग एल्ब्यूमिन लगा दिया। अब इसके बाद प्रोसेस जाती है हॉट प्लेट। हॉट प्लेट क्या करती है, होती है गर्म होती है, उसके ऊपर रख देते हैं स्लाइड को। उसके बाद क्या होता है, जो वैक्स रहता है, एक्स्ट्रा वैक्स, वो धुल के, मतलब जो पिघल के अलग हो जाता है। अब उसमें क्या बच गया, सिर्फ टिश्यू बच गया। मेल्ट होकर हॉट प्लेट के ऊपर आपने टिश्यू स्लाइड रखा। स्लाइड रखने के कारण क्या होता है, जो वैक्स रहता है बाजू जो भी टिश्यू के वैक्स के साथ, तो उसको एम्बेडिंग भी करते हैं, एम्बेडिंग में भी वैक्स आ जाता है, और फिर ब्लॉक मेकिंग करते हैं तब भी वैक्स रहता है। तो जितना भी जो वैक्स है टिश्यू में, वो सारा वैक्स निकल जाता है, टिश्यू बच जाता है। तो इस तरीके से उसको हम टिश्यू डीपैराफिनाइज करते हैं ना। उसके बाद फिर टैप वाटर में इसको वॉश करते हैं। अब ये यहाँ तक क्या प्रोसेस हो गई, हमने इसका सैम्पलिंग देख लिया,
फिक्सेशन देख लिया, फिक्सेशन के बाद हमने लेबलिंग देख ली उसकी कैसे करते हैं, लेबलिंग के बाद हमने उसका डिहाइड्रेशन देख लिया, उसकी क्लियरिंग देख ली, उसकी एम्बेडिंग देख ली, ब्लॉक मेकिंग देख लिया, ब्लॉक मेकिंग के बाद हमने इसकी माइक्रोटोमी देख ली, माइक्रोटोमी कैसी होती है, माइक्रोटोमी के बाद हमने देख लिया कि उसको डीपैराफिनाइज कैसे करते हैं, मतलब वैक्स का रिमूवल कैसे करते हैं, टिश्यू में से हॉट प्लेट पे रख के पिघला के निकाल देते हैं, फिर उसके बाद टैप वाटर में स्लाइटली वॉश करते हैं। टैप वाटर ऐसा रहता है कि उस पे से बहते हुए निकले, ऐसे झटझट पानी गिर जाएगा तो टिश्यू धुल के अलग हो जाएगा, हमको वैसा नहीं करता, पार्शियली क्या है वो धुल धुल के निकले, जैसे इतना ऊपर टैप है तो इतने नीचे स्लाइडर है और स्लाइटली धीरे धीरे से निकल के तो धुल के वो निकल जाए, है ना, इस तरीके से वॉश करेंगे। अब आती है स्टेनिंग। स्टेनिंग कौन सी करते हैं, HNE स्टेनिंग करते हैं ज्यादातर, जो कि कॉमनली यूज होती है। HNE स्टेनिंग क्या है, हिमेटॉक्सिलिन और इओसिन स्टेन, हिमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन। हिमेटॉक्सिलिन क्या करता है, स्टेन करता है न्यूक्लियस को ब्लू कलर में। हिमेटॉक्सिलिन का काम होता है न्यूक्लियस को कलर करना, स्टेन देना, और इओसिन का काम होता है साइटोप्लाज्म को स्टेन देना। हिमेटॉक्सिलिन ब्लू कलर का स्टेन देता है न्यूक्लियस को, और साइटोप्लाज्म कौन से कलर में स्टेन हो जाता है, पिंक कलर में स्टेन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले उसका डीफेराइनेशन होगा। स्लाइड के हॉट प्लेट में रखे तो आपने आजू बाजू का वैक्स रिमूव किया, पर टिश्यू के अंदर भी अगर कुछ वैक्स है तो वो कैसे रिमूव करेंगे हम, डीफेराइनेशन में होगा रिमूवल ऑफ पैराफिन। ज़ाइलिन 1, ज़ाइलिन 2 और ज़ाइलिन 3 में 10-10 मिनट के लिए रखेंगे। उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जो भी बचा है उसमें वैक्स वो रिमूव हो जाएगा, है ना, पहला पॉइंट। ज़ाइलिन 1, ज़ाइलिन 2 और ज़ाइलिन 3